तो कल की हमारी जो बातचीत थी वो सीधी बात रही थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे केंद्रित थी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऊपर केंद्रित थी। ठीक है, कल हमने उनके इतिहास ग्रंथों की बात की थी। आज एक दो इतिहासकार की और बात करेंगे, बाकी फिर हम काल विभाजन और नामकरण के ऊपर जाएंगे। जरूरी जो है ना उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वैसे तो करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इतिहासकारों पे बात की जा सकती है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे एक और इतिहासकार हैं, ये भी आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ये एक और इतिहासकार हैं। क्यों इनको भी मैंने यहाँ पे शरीक किया है, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 2-3 नई पद्धतियों की जो बात की थी, जिसमें एक आलोचनात्मक पद्धति है ना, जिसमें हमने आलोचनात्मक पद्धति की बात कर रहे थे। तो वो बात होगी हमारी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऊपर केंद्रित थी, वहाँ उनकी इतिहासकार के लिए हम बात कर चुके हैं। एक और पद्धति की बात हमने की थी, वैज्ञानिक पद्धति की बात। तो उसी को केंद्र में रखकर, उसी को आधार बनाकर इतिहास लिखा गया है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो इनका इतिहास का नाम क्या है, इसी आधार पर आप नाम को याद रख पाएंगे, गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक इतिहास है ना, वैज्ञानिक शब्द से आप जरूर, जैसे आलोचनात्मक में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को याद रखना है, ऐसे ही इनके साथ आपको हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, ये है आपका इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसका है, हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। कब हुआ, तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, लेकिन जो इसका प्रकाशन काल है वो 1964 है। 1964 है ना, पहला भाग 1964 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग इसका 1965 में प्रकाशित होता है। यानी ये इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। पहले भाग में आधी पुस्तक इस भाग में आई थी 1964 में, और दूसरे भाग जो आया था वो 1965 में आया। तो सन आपको 1965 ही 64 ही पूछेगा, क्योंकि अगर कभी सन आई या क्रम में लिखना होगा तो आपको इनको यही याद रखना है कि 1964 के यानी आज़ाद भारत में आपका ये इतिहास दिखाई देगा। अब तक के ज़्यादातर इतिहास हम देख रहे थे ब्रिटिश काल में थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़ दें तो, ना उनके ग्रंथ, पहला ग्रंथ तो उनका भी 42 का था, दूसरा 48। तो उस तरीके से स्पष्ट रूप से इनका हम इतना याद रख सकते हैं कि ये आज़ाद भारत के हैं ना, बिल्कुल इंडिया आज़ाद हो चुका है तब की बात है। ठीक है, 1964। क्या खास बात है इस इतिहास की, खास बात यही है, एक तो आपको ये शब्द याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये शब्द, वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है ना, तो वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर इन्होंने इतिहास लिखने की कोशिश की है। दूसरा, एक और ख़ास बात क्या है गणपति चंद्र गुप्त की, इनकी ये खास बात है कि जो आरंभिक काल है, यानी जो आदिकाल है, ये आदिकाल को क्या कहते हैं, आदिकाल को ये शून्य काल कहा इन्होंने। यानी जो आदिकाल का जो प्रारंभिक काल है, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, उसको ये शून्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल किया, इसको ये क्या कह रहे हैं, शून्य काल। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। एग्जाम में ये वैसे ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये थोड़ा एक नया और अलग सा काल है, तो कभी पूछा जा सकता है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ जो एक और विशेषता है हमारी, वो ये है कि गणपति चंद्र गुप्त ने जो हिंदी का पहला कवि माना है वो साली भद्र सूरी। ठीक है, सवाल वाला सा बनेगा, सीटी वाला नहीं बनेगा। ठीक है, सूरी है ना, साली भद्र सूरी, इसको जो है हिंदी का इन्होंने पहला कवि माना है। और ये किस धारा के कवि हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये मिलेंगे आपको जैन साहित्य में। ठीक है, जब हम जैन साहित्य पढ़ेंगे
वहाँ ये दिखाई देंगे आपको शालिभद्र सूर्य। ठीक है। एक और ख़ास बात इनकी गणपति चंद्र गुप्त की एक और ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में जो हम भक्तिकाल पढ़ते हैं, और भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था, इस बात को याद रखिएगा। तो ये भक्तिकाल को 3 तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा कि भक्तिकाल को हम 3 आधार पर समझ सकते हैं। कौन सा? पहला तो इन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य भक्तिकाल में लिखा गया जो लोक पर आश्रित था, है ना। तो लोकाश्रित हो जाएगा, लोकाश्रय, है ना, लोकाश्रय में रचित काव्य। कौन सी संधि है यहाँ पे? है ना, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया, लोक धन आश्रय, है ना, लोकाश्रय हो गया। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि भक्तिकाल को, यानी पहली तो वे रचनाएं होंगी जो लोक पर आश्रित हैं। ठीक है। दूसरी रचनाएं वे होंगी जो राज पे आश्रित हैं। नहीं, आप इनको राजाश्रय में रचित माने लिखा गया काव्य। ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि 2 ये हो गए। तीसरा इन्होंने कहा कि ऐसा भी साहित्य लिखा गया जो इसका नाम से भी पता चलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? भक्ति, यानी धर्माश्रय में रचित काव्य। ठीक। तो ये भक्ति काल को इन्होंने 3 नए चीज़ों से देखने का प्रयास किया है, और ख़ास बात यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज़, एक इनके बारे में अगर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये भी याद रख सकते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त पहले ऐसे इतिहासकार हैं, साहित्य इतिहासकार। इतिहासकार से मतलब तो हिस्टोरियन हो गए, साहित्य इतिहासकार मतलब हिंदी साहित्य इतिहासकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, है ना। तो ये पहले ऐसे इतिहासकार हैं बहुत महत्वपूर्ण, जो ये कोशिश करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है ना, कौन सा था वो? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। इस इतिहास को इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस तरह की जो पद्धति है ना, जो इस इतिहास में जिस ढांचे को स्थापित कर दिया, जिस टेक्निक को, जो मान्यताएं, जो सिद्धांत यहाँ स्थापित किए गए हैं, उनमें वो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहें। आमूल चूल परिवर्तन क्या मतलब हुआ आमूल चूल का? आमूल चूल शब्द आपको बार बार कहीं भी सुनाई देगा, तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? इसका अर्थ ये निकालेंगे कि पूरी तरीके से बदलने का प्रयास। ठीक है। वैसे ये जो आपका शब्द है आमूल चूल, ये एक ऐसे कह सकते हैं कि ये कहावत की तरह या लोकोक्ति की तरह या एक मुहावरे की तरह हम इसको प्रयोग करें तो आमूल चूल का मतलब ये होता है। वैसे इसका शब्द का अर्थ तो ये लिया जाता था पहले कि जैसे चारपाई है ना, या कोई भी लकड़ी की कोई ऐसी चीज़ है जो चारपाई है, अगर उसे पूरी तरीके से बदलना है तो उसकी चूलें, यानी जो उसके चूल होती थी जहाँ पाए लगे होते हैं, उनको पूरी तरीके से भी बदल जाए, यानी पूरी तरीके से उसका रूपरेखा या उसका रूप परिवर्तन कर देना, है ना। वहीं से सब निकला है आमूल चूल, है ना। तो इतना कह सकते हैं कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पूरी तरीके से, उस मान्यताओं को, उस ढांचे को, उस पद्धति को, वो जो कह रहे थे उस सब को बदलने का एक प्रकार से प्रयास किया है ना। और ये इनकी एक और ख़ास बात ये है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास काल को, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा था, हमने बात करी है, इन्होंने जो है 3 भागों में बांटने की कोशिश की है कि पहला है प्रारंभिक काल, है ना, जिसे वो शून्यकाल कह रहे हैं, आदिकाल को। दूसरा इन्होंने कहा कि मध्यकाल, वो काल जो भक्ति काल का दौरा होगा। फिर इन्होंने कहा कि आधुनिक काल। ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मध्यकाल में आपके भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों समाहित हो जाएंगे, है ना। ये तो फिर और बहुत विस्तार की बात है, उसे बाद में हम फिर कभी समझेंगे जब इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। बस इनके लिए सिर्फ यहाँ पे इतना ही हम इनको याद रखने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बस ये नाम जरूर याद रखना है कि हिंदी साहित्य में जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आपको लिखते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। सिस्टम हमारा स्लो हो चुका है, कोई बात नहीं है, इसी से काम चलाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे साथ की, है ना। इसके अलावा एक और इतिहासकार जो आपको
याद रखना चाहिए। कौन से हैं? यानी आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो गए, एक तो वर्मा जी को पढ़ लिया हमने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लिया, है ना, गणपति चंद्र गुप्त जी को पढ़ लिया, और हमारे एक और इतिहासकार अगर हम याद करें तो वो हैं हाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, याद रखिएगा जब भी चतुर्वेदी लिखें तो राय यहीं पे उड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये सॉरी, जब भी हम इस शब्द को तोड़ेंगे चतुर्वेदी को, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा चतुर्वेदी, तो आपका रा यहाँ आएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या कौन सा इतिहास ग्रंथ है इनका? इनका भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, और ये ऐसे इतिहासकार हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा वाले इतिहासकार हैं। ये क्या कहेंगे हम इनको कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा पर उनकी मान्यताओं को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समर्थक टाइप के आपको दिखाई देंगे, ये उनके समर्थक हैं। ठीक है, जैसे गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक से दिखाई देते हैं, ऐसे ही डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपको शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इतिहास कौन सा है इनका जो महत्वपूर्ण है? वो है आपका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। याद रखिएगा, ये शब्द आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये जब भी संवेदना का विकास से आएगा तो आपको याद रखना कि ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की उनका जो है इतिहास है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बहुत महत्वपूर्ण इतिहास इसलिए है क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, और ये इतना अच्छा, इसको व्यास सम्मान भी मिला था, है ना, इस रचना को व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो जिस रचना को व्यास सम्मान मिला है तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण रचना है ना। और ये है ही है, किस वजह से कि ये जो रचना है ना, आपको जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप कई सारी रचनाएं पढ़ चुके होंगे, जैसे शुक्ल को आपने पढ़ लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपने पढ़ लिया, है ना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आपने पढ़ने की कोशिश की है, वैसे ही जो है आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ चुके हैं, है ना, गणपति चंद्र गुप्त को पढ़ चुके हैं, या बच्चन सिंह भी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। वो हरिवंश राय बच्चन अलग हैं, जो आपको छायावादी में जो हालावाद के कवि हैं, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन वो नहीं, बल्कि एक और लेखक भी हुए इतिहासकार, उनका नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये भी इतिहासकार हैं, और इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो कौन सी परंपरा में ठहरते हैं? ये ना हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को ज़्यादा वो करते हैं, समर्थक दिखते हैं, ना ही ये शुक्ल के समर्थक दिखते हैं। इन्होंने अपने तरीके से ही चीज़ों को खड़ा करने की कोशिश की है, वो है डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये वो इतिहास बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, है ना। और आप लोगों को जब भी आपका मन करे और आप थोड़ा अच्छा हिंदी की समझ विकसित कर लें, तो ये इतिहास जो मैंने अब तक बताए हैं, जिनमें से आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इनको जरूर आप कभी जब अगर आपका मन करे, क्योंकि उतना डिटेल में और उतना विस्तार में पढ़ेंगे तो फिर आप हिंदी की बहुत बड़ी समझ आपको विकसित हो जाएगी। तो कभी मन किया, अगर आपने चाहा, तो इन्हीं इतिहासकारों में से इनकी रचनाओं को पढ़ने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में हमने बात करी ली कि इनकी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में आपको इतना याद रखना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यताएं हैं उनसे प्रभावित दिखाई देते हैं। उन्हीं के दृष्टिकोण को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी जो कमियाँ या जो खामियाँ बाकी इतिहासकारों ने रामचंद्र शुक्ल में देखने की कोशिश की हैं, उनका क्या किया है इन्होंने क्या किया है, उन खामियों को नए ढंग से स्थापित करने की कोशिश की है। यानी एक प्रकार से शुक्ल जी का समर्थन, उन मान्यताओं को फिर से पुनः स्थापित करने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र शुक्ल, राम राम दोनों हैं, आप एक बार इससे भी थोड़ा सा
अनुमान कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बाकी बात इतनी ही करेंगे हम इनके बारे में। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, है ना। इसके बाद इतिहासकार तो बहुत हैं, लेकिन हम उन सब पे बातचीत नहीं करेंगे, बस हम इतना ही, यही हमारे लिए बहुत हैं। और चाहे आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको यहीं से चीज़ें आ जाएंगी, और टीजीटी पीजीटी तो आप अगर समझ ही लेंगे तो फिर तो बहुत ही, इस हिसाब से तो बहुत सामान्य सी बात हो जाएगी, बहुत ईजी बात हो जाएगी, है ना। इसके बाद एक हम नया टॉपिक देखेंगे, वो क्या है कि अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है ना, पहले तो उसको देखें, या नामकरण काल विभाजन दोनों ही कर सकते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन या नामकरण काल विभाजन। आप तो पहले देखो, हम पिछली क्लासों में कुछ चीज़ें पढ़ते आए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली बात तो हम ये गार्सों द तासी की बात करें तो ये बात हमें पता है, इन्होंने कोई भी काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया है, इनका कोई भी काल विभाजन नहीं मिलता है। इस बात को जरूर याद रखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से किसने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है, या कौन कौन काल विभाजन करते हैं। तो 3 ऐसे दे देंगे जिनने काल विभाजन किया है, और एक ऐसा दे देंगे जिसने नहीं किया है। तो गार्सा द तासी काल विभाजन नहीं करते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की भी बात हम करेंगे, वो भी काल विभाजन नहीं करते हैं। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी की बात है ना, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर पहले लिख दिया तो बीच में लिख देते सिंह, है ना, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, ये 2 आपको ऐसे इतिहासकार थे पहले जो हमने देखे थे, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं तो काल विभाजन नहीं करते हैं। और इन दोनों की पद्धति क्या थी, वही आप वर्णानुक्रम पद्धति, यानी जो डिक्शनरी की तरह लिखने का प्रयास करते हुए आपको ये दिखाई देंगे, जिसका जैसे नाम पहले आ जाएगा अक्षर से उसी को रख देंगे, चाहे वो किसी भी समय में पैदा हुआ लेखक हो। ठीक है, इसके अलावा जब हम जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इनने काल विभाजन करने का प्रयास किया था, मैं बात पहले कर चुका हूँ, इनको लिखवा भी चुका हूँ कितने, कि इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन करने की, वैसे अध्याय तो उसमें 12 थे, है ना, उस रचना में अध्याय कितने हैं, वो कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली जो रचना है उसमें 12 अध्याय हैं, और काल विभाजन यानी काल विभाजन कितने में किया है, 11 में किया है। ठीक है, तो वो आपको पता ही है, जैसे हिंदी साहित्य का सबसे पहला चारण काल कह दिया था, है ना, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, और कहा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ऐसे कह रहे थे मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्न परवर्ती कवि, 18वीं सदी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। वो 11 नाम मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मिस्र बंधु हैं, इनका भी मैं काल विभाजन आपको लिखवा चुका हूँ कि इन्होंने प्रारंभिक काल किया था, है ना, प्रारंभिक काल ये बता चुका हूँ कि 2 में बांटते हैं प्रारंभिक काल को, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, फिर उन्होंने माध्यमिक काल किया था, है ना, इसको भी ये 2 में बांटते हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर उन्होंने अलंकृत काल कहा था, रीति काल को, वो भी मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है ना, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकार काल। ठीक है, इसके बाद इनका आ जाता है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो एक शब्द परिवर्तन काल, ये कहा था मैंने कि ये शब्द अक्सर यही मिलेगा, परिवर्तन काल, ये और किसी ने इस तरीके का काल नहीं किया है। तो कभी अगर आ जाए लिखा हुआ कि परिवर्तन काल किसने किया, तो आपको जरूर याद रखना है मिस्र बंधुओं का है। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, इन पे मैं उतनी बात नहीं करूँगा। फिर किस पे बात करेंगे हम काल विभाजन में, तो हम बात करेंगे काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, है ना, वो महत्वपूर्ण है हमारे, वो हमने किए नहीं थे जब हम उनका इतिहास लिख रहे थे, तो आज उन्हीं के काल विभाजन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है उनका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, नामकरण या काल विभाजन उनका आप कह सकते हैं।
ठीक है। पहला क्या कहते हैं ये, सबसे पहले है ना, सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि ये वीरगाथा काल यानी आदिकाल को, वैसे इन्होंने आदिकाल भी कहा है ना, लेकिन ये समर्थन में किसके गए, वीरगाथा के, वीरगाथा काल इसके समर्थन में गए हैं, तो ये वीरगाथा काल कहते हैं। कहते हैं अगर किसी को आदिकाल कहना है तो आदिकाल कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आदिकाल कहने में, लेकिन हम इसको वीरगाथा काल कहेंगे। तो आदिकाल भी कहा है इन्होंने, है ना, लेकिन उसका समर्थन खुद नहीं करते हैं, वीरगाथा काल कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। कब से कब तक है इनका वीरगाथा काल, ये आदिकाल जिसे हम कह रहे हैं वीरगाथा काल 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक का जो समय है, इसको ये वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा मध्यकाल को बांटते हैं, मध्यकाल को दो में करते हैं, कहते हैं पूर्व मध्यकाल। इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति काल। मैं पूर्व और उत्तर बता चुका हूँ, इसके क्या अर्थ होते हैं, अगर आपको याद ना हो तो दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई साथी भूल गए हों। कि जैसे मानो हम 1900 से लेके 1900 यानी 1901 से लेके 1999 तक का समय ले लें, तो इसका जो 50 से पहले का जो समय होगा यानी 1949 वाला समय कर सकते हैं, और 1950 से 1999, है ना, ठीक है। तो ये 1999 50 के बाद का और 50 से पहले का, ये इसको आप पूर्व कहेंगे पहले का, और इसको बाद वाले को कहेंगे उत्तर। ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल का मतलब यही हुआ कि इन्होंने समय को दो भागों में बांटा है, और उसको पहले को कह दिया कि ये मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल है, यानी पहले का मध्यकाल है, और पहले के मध्यकाल में किसको समाहित करेंगे, ये भक्ति काल को, है ना। समय कितना लेंगे भक्ति काल का, समय रखेंगे ये आप 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का समय, औरंगजेब की मृत्यु से 7 साल पहले का ये समय है। ठीक है। तो ये इनका पूर्व मध्यकाल हो जाएगा, है ना। इसके बाद में फिर ये लाएंगे उत्तर मध्यकाल, इसको आप क्या कहेंगे, रीतिकाल। कब से कब तक रहेगा आपका ये, आप इसको कह सकते हैं कि 1700 से लेकर 1900 तक का समय आप उसे मान सकते हैं। ठीक है। ये ना आपको ईस्वी में नहीं रखना होगा, इसको आप विक्रम संवत में रखेंगे। ठीक है। अगर आपको विक्रम संवत का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये जो समय बैठ रहा है ना 1900, तो 1900 का मतलब तो भारतीय युग भी निकल जाएगा फिर, तो ये संवत नहीं है, बल्कि वो ईस्वी नहीं है, ये संवत है। ठीक है। तो आप इसको अगर संवत में ईस्वी में बदलना चाहेंगे तो 1050 में 57 माइनस कर देंगे अगर आप, तो देखिए कितना आता है, यहाँ से 3 बचे, यहाँ पे अब 14 5 करिए कैलकुलेशन, 9 और 9, ठीक है, 993। तो ईस्वी में ये 993 से शुरू होगा, लेकिन ये विक्रम संवत है। अगर हम इसको 1900 में से 57 घटा देंगे तो लगभग ये 1843 ईस्वी रह जाएगा समय। ठीक है। तो ईस्वी में ये 1843 यानी भारतीय युग से थोड़ा सा जस्ट पहले, है ना। तो ये संवत है, 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक का है। संवत में बचा चुका हूँ, अगर ईस्वी निकालना है तो संवत में से 57 माइनस कर देना होता है। ठीक है। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है इनका, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को क्या कहते हैं, ये गद्य काल। ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, मैंने जो आपको एक दिन पढ़ाते ये बताई थी कि इन्होंने काल विभाजन जब किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो एक युग को दो युग कहने की, दो नामों से पुकारने की कोशिश की है। एक ही युग को दो नाम देने की कोशिश की है ना, दो नाम देने की कोशिश। तो देखिए पहला नाम तो इन्होंने आदिकाल दिया, दूसरा क्या कह रहे हैं, वीरगाथा काल। पहला, अब इसको देखिए पूर्व मध्यकाल एक दिया, फिर जैसे भक्ति काल भी कह रहे हैं, फिर देखिए उत्तर मध्यकाल कह रहे हैं, इसको पहला नाम दिया, फिर इसी को रीतिकाल भी कह रहे हैं। ठीक है। फिर ये
आधुनिक काल को देखो पहला नाम ये दे रहे हैं और फिर इसे गद्य काल के दूसरा नाम ये दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जब अपना काल विभाजन करते हैं तो काल विभाजन करते में एक ही युग को दो नाम देने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो आधुनिक काल है इनका, ठीक है, जिसे गद्य काल कह रहे हैं, इसे वो 3 भागों में बांट पाए थे तभी तक का, क्योंकि ये 1929 तक का ही लिखा गया है ना, 1929 तक ही लिखा गया था, उसके बाद ये लिखा नहीं गया। अगर ये से वो 2050 में लिखते तो बाद के युगों को भी शामिल कर पाते शायद, तो ये 1929 में लिखा गया है। तो आधुनिक काल को इन्होंने 3 भागों में, पहले कहा है इन्होंने प्रथम उत्थान, और प्रथम उत्थान का मतलब क्या है, भारतेंदु युग, है ना। फिर आधुनिक काल का दूसरा उत्थान, ये कौन सा द्वितीय उत्थान का मतलब क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। कौन सा द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के नाम पे ये लिखा गया है द्विवेदी युग। ठीक है, फिर कहते हैं ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, और एक और उत्थान बात करेंगे, तृतीय उत्थान। और तृतीय उत्थान का मतलब क्या हो जाएगा, छायावाद ना। छायावाद तक यानी 1929 तक ही लिखा गया है, तो वहीं तक, क्योंकि छायावाद तो वैसे 36 तक चला है ना, 36 तक चलता है, लेकिन ये पहले ही लिखा गया था, तो वहीं तक जो भी कुछ इन्होंने समाहित किया है वो 1929 तक का ही समाहित किया है। तो ये काल विभाजन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पहले आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, इसी के समर्थन में जाते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, है ना। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं। इसके अलावा जो है ये आधुनिक काल को गद्य काल, है ना। आधुनिक काल को ये पूछा गया है एक बार कि आधुनिक काल को क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको गद्य काल। गद्य कैसे लिखा जाएगा, देखो ग आदत ध और या, जब इसको मिला देते हैं तो ये द और या के साथ लिख के मिला जाता है ना, ये धा नहीं है। ठीक है, द और या, आधा दा होता है इसमें और या होता है, गद्य है ना। तो गद्य काल कहने की कोशिश की। गद्य काल का मतलब क्या हुआ कि इसमें वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी चीज हमें आधुनिक युग में दिखाई देती है, वो ये कहते हैं कि इस युग की सबसे अच्छी चीज है कि गद्य का विकास हुआ। मतलब कविता तो पहले से चली आ रही थी, है ना, यानी काव्य तो चला आ रहा था, लेकिन यहाँ जो गद्य आया इसने, और गद्य का मतलब क्या है, जिसमें आप उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, है ना, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, जितने भी आप लिख सकते हैं, तो गद्यतर हो जाता है और गद्य हो जाता है। ये आते सब कुछ है गद्य में, जिसे आप रोज कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इस युग में क्या हुआ, गद्य का उदय हुआ। इसीलिए वो कहते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल कहने की कोशिश की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, गद्य काल को आप जरूर याद रखिएगा कि ये आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, और आधुनिक काल को ये 3 उत्थानों में बांटने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक है, इसके अलावा काल विभाजन में किसी का और क्या याद रखना है, मैं सारा विभाजन नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे उसकी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। बाद में आप धीरे धीरे जब पढ़ लेंगे तो खुद से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो जरूरी चीज़ मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा। जैसे राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका क्या याद रखना है, संधि एवं संधि काल और चारण काल, ये दोनों को मिला देते, संधि और चारण काल। किस समय को कहा है इन्होंने, आदिकाल के लिए संधि और चारण काल कहने की कोशिश की है। तो आपको पता ही है, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, 693 से शुरू कर लेते हैं ये, यानी अगर विक्रम संवत देखें तो विक्रम संवत में उन्होंने 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। अब विक्रम संवत में से 57 माइनस कर लेंगे तो निकल आएगा। तो कहते हैं कि ये तो समय है संधि काल का। और संधि काल क्यों कह रहे हैं वो इसको, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 2 भाषाएं
एक साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कौन कौन सी दो भाषाएं हैं? तो आपकी एक भाषा तो दिखाई देगी अपभ्रंश और दूसरी भाषा दिखाई देगी हिंदी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, ये मिलन का समय है, एक प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, है ना। बीच किसी पुरानी, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहने की कोशिश किया है ना। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, उसने कहा, कहानीकार जो हैं उन्होंने अपभ्रंश के कुछ को पुरानी हिंदी कहने की कोशिश की है, वो सारी चीज़। तो वही क्या है, हमारा संधि काल है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरे समय को चारण काल कहने की कोशिश की है। तो चारण काल का मतलब क्या है, वो 1000 से लेके 1000 विक्रम संवत, अगर 50 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 943 ईस्वी निकल आएगा ना, ये संवत है। ठीक है, तो 1000 संवत से लेकर 1375, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वही संवत, इतिहास बिल्कुल सेम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहीं से शुरू कर लेते हैं। कहाँ से करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? 1050 से। ठीक है, तो 1050 से शुरू करते हैं, वो 993 कह सकते हैं उसको, और ये मानने 943 से। ठीक है, लेकिन एंड इनका भी यही हो रहा है, कहाँ? 1375 पे, 1375 संवत पे। और इसको क्या कह रहे हैं वो, 1000 से 1375 के बीच में चारण काल। ठीक है, तो ये पूरा है क्या, ये आदिकाली है इनका, संधि काल और चारण काल, ये आदिकाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, है ना। देखा जाए, बस ये क्या किया है इन्होंने, इस समय को जहां से आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से शुरू कर रहे हैं, ये इसको पीछे खींच के ले गए कहाँ, 693 ईस्वी के पास। तो देखिए क्या साल, लगभग 200-300 साल पीछे ले जाते हैं ये। तो इसीलिए ये संधि समय भी इन्होंने उसी समय को जोड़ दिया है। तो बस ये विशेषता आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रखनी है याद, कि ये आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहने का प्रयास करेंगे, और ये पीछे 693 ईस्वी तक समय को पीछे खींच के ले जाएंगे। जो अधिकतर विद्वान यहाँ से मानते हैं 993 से, वो 693 पे ले जाते हैं और भी पीछे ले जाते हैं, और इसीलिए इसको ये संधि काल कहने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। और इसका काल विभाजन मैं इनका नहीं पढ़ाऊंगा, उससे क्या है कन्फ्यूजन पैदा होगी, और वो कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और नाम जो याद रखना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका क्या याद रखना है, इनका भी आदिकाल आपको याद रखना है। सर्वमान्य यही माना जाता है, आदिकाल ही कहा जाता है, किसी को इतनी मान्यता नहीं मिली आदिकाल को। जो यही पढ़ते हैं यही नाम हमको सुनाई देगा, ना कोई वीरगाथा काल कहता सुनाई देगा आपको, ना चारण संधि काल कहता सुनाई देगा। ये हम भी जैसे पढ़ा रहे हैं कि चलो आदिकाल पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, तो आदिकाल ही नाम मान्य किया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्गम एवं विकास में कहाँ किया है इन्होंने काल विभाजन, अगर देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको ये मिलेगा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में। ठीक है, वो जो इतिहास ग्रंथ है उसमें इन्होंने, तो ये आदिकाल, बस इतना याद रखना है, आदिकाल। ठीक है, कब से कब तक समय माना, तो इन्होंने जो है 1000 ईस्वी, ठीक है, अगर इसे संवत करेंगे तो और 57 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी, सीधा सीधा मोटा मोटा इन्होंने बांध दिया है। 400 साल के समय को आदिकाल कहने की कोशिश की है। 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक के समय को ये आदिकाल कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त का मैं बता ही चुका हूँ, उनका शून्यकाल आपको याद रखना है। आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्यकाल कहते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उनको अभी बताया तो उसको लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन हम उसको सब में नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत होगा। उसके बाद जब किसी को पढ़ना होगा तो धीरे धीरे फिर वो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे सारे विद्वानों के काल विभाजन, है ना। हो सकता है आज बहुत खिचड़ी सी लग रही हो कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ ली, लेकिन ये क्या करें, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये तो हमारे हो गए काल विभाजन के नाम। तो जैसे अब मैं आपसे कुछ यहीं पे आगे थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको यहीं पे आगे करता हूँ। जैसे हमने कहा, मैं कहूँ ग्रियर्सन। ठीक है, तो ग्रियर्सन का समझ के काल विभाजन का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे। 11 भाग यानी 11 अध्यायों में बांटा है, इस बात को आप थोड़ा याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा मिश्र बंधु विनोद का भी आप याद रखिएगा, है ना, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यमिक काल। ठीक है, उस वाले बात को। शुक्ल का जैसे नाम आएगा आपको क्या याद रखना है, 4 युग।
ठीक है। 4 युग में कौन से, वही आपको वीरगाथा काल या आदिकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और आधुनिक काल मतलब गद्यकाल, ठीक है। तो आपको ये 4 रूप जरूर याद रहने चाहिए आशा रामचंद्र शुक्ल के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना होगा जो बहुत जरूरी है, जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्या याद रखना है, आदिकाल के नाम को, जो आदिकाल कह रहे हैं हम, आदिकाल को क्या कहते दिखाई देंगे, वो संधि और चारण काल, ठीक है। उसको आपको याद रखना है, संधि और चारण, ठीक है। इसको ना याद रखना है, संधि और चारण काल को। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे द्विवेदी जी का नाम याद आएगा, आपको क्या याद रखना है, आदिकाल। इस नाम का ये उनको द्वारा दिया गया बहुत महत्वपूर्ण नाम। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय, ये एक बार पूछ लिया कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का समय कितना मानते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। गणपति चंद्र गुप्त का बस इतना याद रखना है, शून्यकाल नाम से कोई उन्होंने नाम दिया है, तो शून्यकाल किसको कहा है, आदिकाल को ही कहा है। किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इसके अलावा बाकी बातें फिर आगे हम कभी पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होती जाएंगी, उतना अभी आपको ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। बस आपको इतने ही, ये 2-4 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। काल विभाजन की जो एक प्रकार से जो तरीका है वो आपको सही से दिमाग में रह जाएगा। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो धीरे धीरे फिर आपको खुद ही आने लगेंगी। अच्छा कि ये इनके बारे में अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ये तो हुआ हमारे नामकरण यानी और उनका काल विभाजन। तो ये तो अलग अलग विद्वानों के हिसाब से हो गए। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब जो सभी ने स्वीकार कर लिया है ना, तो सर्वमान्य काल विभाजन क्या है, क्योंकि वो तो अभी हम स्पेशल इंडिविजुअल का पढ़ रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम, सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब क्या हुआ, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें अब कोई भी आनाकानी नहीं है। भारती, आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो सर्वमान्य जो काल विभाजन है ये क्या है, देखो सर्वमान्य काल विभाजन में आपको आदिकाल, पहले क्या आएगा हमारा आदिकाल। नाम किसका स्वीकार किया गया, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। समय किसका स्वीकार करेंगे आप, किसने, सब विद्वानों ने किसको किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय 1050 विक्रम संवत, यानी अगर इसको ईस्वी में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 993। ठीक है, मैं संवत ही लिख देता हूँ क्योंकि वो संवत में ही स्वीकार किया है। तो 1050 संवत से लेके आप इसको बाद में ईस्वी में करना चाहो याद करने के लिए तो कर सकते हो। संवत से कितने तक माना है, वही समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1375 संवत तक का जो समय है। ठीक है, तो ये जो संवत तक का समय है इसको संवत को ऐसे लिखते हैं ना पूरा, अगर मैं पूरा लिख दूँ तो ठीक है, संवत तो 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक ये हमारा पहला सर्वमान्य काल विभाजन है आदिकाल को लेके। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए आदिकाल का सर्वमान्य काल विभाजन क्या है, तो वो आपका 1050 से लेकर 1375 संवत तक है। ठीक है, ईस्वी में अगर भी आ जाए तो आप इसको दटा देना, वो ईस्वी में लाएगा तो यहाँ पे 993 आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा सर्वमान्य, तो दूसरा आएगा हमारा भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल का समय क्या मान किया गया, वही समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा, इस समय से, यानी 1375 संवत से लेकर कहाँ तक जाएगा 1700 संवत तक। तो 1700 संवत का मतलब क्या हुआ, अगर हम 1700 ये तो 1643 के आसपास ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है ना, 1643 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया भक्ति काल। तीसरा सर्वमान्य काल क्या स्वीकार किया, रीतिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये सब नाम हट गए, अब सीधे सीधे नाम स्वीकार किए जा रहे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, समय क्या है, वही समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1300 संवत। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ईस्वी में करेंगे तो ये
1643 ईस्वी हो जाएगा। मैं बार बार 1643 ईस्वी और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप संवत और ईस्वी में बिल्कुल कन्फर्म हो जाएं, कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1700 संवत से लेकर 1900 संवत तक, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रीतिकाल। उसके बाद चौथा समय जो स्वीकार किया गया वो क्या किया गया, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल स्वीकार किया गया। समय क्या रहा आधुनिक काल का, तो आप यहीं से लगा लीजिए, ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 1900 संवत, इसका मतलब ईस्वी में क्या आएगा आपका 1843 ईस्वी, ठीक है, 43 ईस्वी, यानी जो भारत की 1857 की क्रांति हुई है उससे कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। यहाँ से आधुनिक काल शुरू करते हैं, कब तक, अभी तक चल रहा है, जो बाद में चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये तो फिर हम जब कविता पढ़ेंगे, कविता वाला युग आएगा वहाँ पे आधुनिक काल में पढ़ाऊँगा जब आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर जो है भारतेंदु युग, है, द्विवेदी युग, अगर मैं उनके नाम सिर्फ यहाँ लिख दूँ तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना। इसके अलावा अगर इसका समय भी अगर आप देखेंगे तो ईस्वी में अगर हम कर लें, क्योंकि अब तो आधुनिक काल है, तो 1843 से लेकर ये चलेगा आपका कुछ विद्वान 1843 से भी स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग इसको नहीं भी स्वीकार करते हैं, थोड़ा सा बाद में ले लेते हैं 57 से 1857 की क्रांति में, तो ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन इतनी होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा आपका 1900 ईस्वी तक जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है। अब ये ईस्वी है, संवत नहीं है, ठीक है ना, ईस्वी तक आ रहा है। इसके अलावा द्विवेदी युग का काल आपका कहाँ से शुरू होगा, ये 18 साल का समय है, यानी 1900 से लेकर 1918 तक, यानी ये 18 वर्ष का समय है, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, है ना, छायावाद युग, तो छायावाद युग को करते हैं, छायावादी नाम रहता है, उसको युग जोड़ने की जरूरत नहीं है। छायावाद कब से है, आपका छायावाद चलेगा, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, है ना, तो 1918 से लेकर 1936 तक का आपका छायावाद चलेगा। फिर आपका आ जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कहाँ से चलेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, है ना, तो आपका शुरू होगा 1936 से लेकर 1943 तक का समय जो है आपका छायावाद के अंतर्गत आएगा। बहुत छोटा सा पीरियड है, एक प्रकार से देखें तो 4-3-7 साल का लगभग समय है। फिर 4 और 3 7 ही हो गए ना, हाँ। उसके बाद प्रयोगवाद, अज्ञे वाला युग, है ना, ये आपका कहाँ से चलेगा, प्रयोगवाद आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब 1943 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, नई कविता की बिल्कुल बाउंड्री तक। तो नई कविता कहाँ से शुरू हो जाती है, 1951 या 52 में, तो आप उनसे 1943 से लेकर 1952 कर सकते हैं। 51 भी कहीं मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, 51-52 एक ही बात है ना। प्रयोगवाद के बाद में नई कविता शुरू हो जाएगी। नई कविता कहाँ से शुरू हो जाएगी, तो 1952 से लेकर आपकी चलेगी 1960 तक की, 60 तक चलेगी। फिर उसके बाद नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी डबलता है, ठीक है, लाल मत समझना, डबल साठोत्तरी कविता, ठीक है। तो साठोत्तरी कब तक चलेगी, ये इस कविता को आप एक प्रकार से देखें तो इसमें कई सारे बहुत सारे आपको आंदोलन दिखाई देंगे, जैसे अकविता है ना, अकविता का युग दिखाई देगा। अकविता जो राजकमल चौधरी अकविता के बहुत महत्वपूर्ण, मोना गुलाटी हैं, है ना, सौमित्र मोहन हैं, ये वो कवि हैं जो अकविता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कविता को ही बिल्कुल अकविता कहने की बात, तो है ना, साठोत्तरी कविता में ये सब शरीक हो जाएंगे, ठीक है। अकविता का युग है, नकेन, बहुत सारे युग हैं, है ना, बहुत, उसमें जब मैं कभी कविता का पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत महत्व मज़ेदार चीज़ें हैं एक प्रकार से, जब याद देखेंगे। तो साठोत्तरी समय कब तक चलेगा, एक प्रकार से देखें, इसका तो मैंने भी अध्ययन किया है, मेरा शोध भी इसी कार्य पे है, ये इस पर काल विभाजन के यहाँ पर मैंने PhD की है, इसी का मतलब एक प्रकार से साठोत्तरी कविता और नई कविता के बाद का जो समय है समकालीन कविता पे, इसी पे मेरा PhD है, ठीक है। तो साठोत्तरी कविता कहाँ तक चलेगा आपका, 1960 से लेकर 1990 तक का समय आप इसको साठोत्तरी कविता कह सकते हैं, है ना। पर मैंने अपनी थीसिस में इसको 90 तक नहीं लिया है, थोड़ा 90 से पहले वाला समय है, 70 तक का समय को मैंने किया है, वो
वो अलग बात है, वो आप जब कभी आगे पढ़ेंगे तो हम कभी बताएंगे, है ना। वो बहुत विस्तार है, अभी हम यही ले लेते हैं जो लिख रहा है, ठीक है, किताबों में। फिर है 1990 से लेकर अब तक कौन सी चल रही है, वो है आपकी समकालीन कविता। तो हमने इसको समकालीन कविता को 1970 से अपनी थीसिस में जगह दी है, ठीक है, वो बात अलग है। आप हमारी चीज़ों पर इतना ध्यान न दें, वो हमारी थीसिस कब पढ़ेंगे तो आप वहाँ देख लेना क्या है। तो ये जो है आपका समकालीन कविता चलेगी 1990 से लेकर अब तक समकालीन कविता। तो ये आपका काल विभाजन है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल जो आज की कविता चल रही है समकालीन कविता, वहाँ तक भी आप पूरी तरीके से देख पाएंगे कि ये हमारा पूरा सर्वमान्य काल विभाजन हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया होगा। वैसे मैं चाहता हो रहा था और कुछ भी पढ़ाने का, पर मुझे लग रहा है अब हो जाएगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ों से भर जाएगा।